आज पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। अंगीकार का मतलब स्वीकार किया गया। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 26 नवंबर 1949। कौन सा आएगा? 26 नवंबर 1949 आएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं। तो 150, 395, 360 और 147। तो इसका आंसर आएगा 395। इसका आंसर क्या आएगा? 395 आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर आएगा आयरलैंड। मैंने आपको बताया था भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जब आपको मैंने 18वीं विशेषता बताई थी भारतीय संविधान की, तो मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत। ये देखा है संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर। तो संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर कब आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ब, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपको होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो आपको होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसको राज्यों में आपातकाल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो आपको भली भांति पता है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य? तो इसका यही आएगा आंसर कि संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिक और प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया था। इसलिए मैंने आपको जब भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता बताई थी तो मैंने आपको बताया था भारत का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, क्योंकि भारत के संविधान को जनता द्वारा निर्मित किया गया है और उसमें अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित है। उसके बाद हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका आंसर मैं आपको सामने लिख देता हूँ। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन लगा? 18 दिन लगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कि भारत के संविधान में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। और मैंने आपको बताया था मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान समय में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान समय की पूछिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? तो ये आपको पहले से बता दिया कि भारतीय संविधान का वह प्रारंभिक भाग जिसमें संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को इंगित किया गया है, तो वह प्रारंभिक भाग क्या कहलाएगा? प्रस्तावना कहलाएगा। ठीक है ना, कि भारतीय संविधान का वह प्रारंभिक भाग जिसमें वह प्रारंभिक भाग, यानी कौन सा भाग? प्रारंभिक भाग। संविधान का कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग। जिसमें किसको? जिसमें संविधान के उद्देश्यों
और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है उसे क्या बोलेंगे? प्रस्तावना बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो आप किताब में तो दे रखे हैं 101, आप लिख सकते हो 103। 103 संविधान संशोधन, और 103वां कौन सा है? EWS यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शंस को जो 10% आरक्षण दिया गया है, वही 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए भारतीय संविधान में अब तक 103 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान, क्योंकि प्रस्तावना, इसका आंसर होगा प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। संविधान की आधारशिला है। इस पर संविधान टिका हुआ है। प्रस्तावना पर क्या है? संविधान टिका हुआ है। टिका हुआ है, एक आंसर तो इसका ये हो सकता है। और दूसरा आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों या ओब्लिक लक्ष्यों को दर्शाया गया है और इसी के अनुरूप जो शासन संचालित किया जाएगा, शासन संचालित किया जाएगा। इसी के अनुरूप शासन संचालित किया जाएगा, इसलिए भी इसको संविधान की प्रेरणा, प्राण और मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर सेम होगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें आप राष्ट्रपति लिख सकते हो। क्या लिखोगे? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है? सशस्त्र विद्रोह दे रखा है और आपको पता है सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसी भी देश के किसी भी हिस्से में या पूरे देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपको पता है आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अब आगे प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द आपको पता है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अब लघुत्तरात्मक की बात करते हैं, जिनके आंसर थोड़ी बड़े होंगे, यानी 5 लाइन तक देख सकते हो आप, शॉर्ट में देने हैं। भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो 5 विशेषता आप बता सकते हो, कोई भी
आपको 20-22 विशेषताएँ लिखवाई गई हैं, समझाई गई हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, प्रस्तावना, संविधान की आधारशिला, विश्व का सबसे व्यापक संविधान, लिखित निर्मित संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, कोई भी 5 विशेषता लिख सकते हो। उसके बाद है संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। वयस्क मताधिकार आपको पहले बता दिया गया है कि अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, मैंने आपको पहले बताया था कि अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को, अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक, या बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी को मतदान का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे पंथनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है। पंथनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय आपको पहले बता दिया गया है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अंत्यकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना को लिखिए। प्रस्तावना को लिख सकते हो। जो प्रस्तावना आपको पहले बताई थी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इससे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है ना। और इसमें अखंडता शब्द और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। उसके बाद 5वां प्रश्न है संविधान में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद 352, 356, 360 जिनको बता दिया गया, तीनों को अलग अलग बता दो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रचलित भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपको आपातकाल लगाया जाता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राज्य, अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय ढांचा खराब हो रहा है, तो अनुच्छेद 300 खतरा है, तो वह 360 के अंतर्गत आपको तब वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान कठोरता लचीलेपन का मिश्रण है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया, विशेषताओं में बताया था जब कि भारतीय संविधान कठोरता लचीलेपन का मिश्रण है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से परिवर्तन करती है। पहला तरीका है संसद के सदस्यों के साधारण बहुमत से, दूसरा तरीका है संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और तीसरा तरीका है संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। तो ये 3 तरीके हो गए। अगर साधारण तरीके से परिवर्तन हो जाता तो वो हो गया लचीला, और अगर साधारण तरीके से परिवर्तन ना होकर विशेष प्रक्रिया यानी 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से परिवर्तन किया जाता है, तो भारतीय संविधान कठोर हो जाता है। इसलिए भारत में दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कठोरता का समावेश हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है, और लचीलेपन का समावेश ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मैंने आपको बताया था कि भारत में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जिसको जनता अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुनती है। इसलिए भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। उसके बाद है प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको बताया समाजवाद शब्द की संक्षिप्त व्याख्या ये है कि समाज के पिछड़े कमजोर वर्गों, अल्प आय वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है।
उसके बाद हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्न की बात करेंगे, आपको करवा दिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो विस्तृत वर्णन आपको 20-22 विशेषता आपको लिखवा दिए। उसके बाद ये भी जो दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं भारत को विश्व के सफलतम लोकतंत्रों में से एक बनाने में सहायक सिद्ध हुई है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी वही विशेषताएं आएंगी। उसके बाद प्रमुख विशेषताएं आएंगी, इसलिए जैसे हम लोकप्रिय संप्रभुता की बात करेंगे, लिखित निर्मित संविधान की बात करेंगे, उसके बाद हम मौलिक अधिकार मूल कर्तव्यों की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, एकात्मक संघात्मक तत्वों के मिश्रण की बात करेंगे और कठोरता लचीलेपन के सम्मिश्रण की बात करेंगे, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करेंगे, आपातकालीन उपबंधों की बात करेंगे। तो इस प्रकार की इसमें इम्पोर्टेंट विशेषताएं आएंगी। और एक साथ इतना प्रश्न बड़ा प्रश्न बनता नहीं है, तो कोई भी एक बिंदु, जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, कठोरता लचीलेपन के मध्य सम्मिश्रण, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। और कठोरता और के साथ साथ आपको पता है एकात्मक संघात्मक और सम्मिश्रण, ये 2018 में 4 नंबर का पूछा जा चुका है। इसके अलावा अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए क्या विशेषताएं, क्या प्रावधान की गई भारतीय संविधान में, ये भी 2019 में पूछा जा चुका है। तो 2020 के लिए कठोरता लचीलेपन का सम्मिश्रण, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सार समझाइए। तो उसमें पहले प्रस्तावना लिख देनी है, उसके बाद इसको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटने के बाद आपको पता है सार मैंने आपको मूल्यांकन बताए रखा है कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक पवित्र भाग है, फिर इसको वाद योग्यता की स्थिति प्राप्त नहीं है। कि जैसा कि न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि प्रस्तावना न तो शासन का एकमात्र स्रोत है और न ही किसी को शासन से वंचित करने का आधार है। जहाँ तक संविधान के कानूनों में स्पष्टता है, वहाँ प्रस्तावना का कोई सहारा या आश्रय नहीं लिया जाता। लेकिन जहाँ संविधान के कानूनों में अस्पष्टता है, तो न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने के लिए संविधान की प्रस्तावना का आश्रय ले सकती है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सबसे श्रेष्ठतम भाग है और ये जनता के मूलभूत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को दर्शाता है और ये सबसे पवित्र भाग है। और भारत का संविधान अब तक के जितने भी संविधान बने उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रलेख है। उसके बाद एक क्रिएटिव प्रश्न बन सकता है। क्रिएटिव प्रश्न क्या बनेगा कि भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ संविधान क्यों है भारत का संविधान? प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। क्यों? इसका जब हम आंसर देने का ये प्रश्न बन गया, तो इसका जब हम आंसर देंगे तो हम कहेंगे भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों के श्रेष्ठ प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है।
अपनाया गया है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूँगा कौन कौन सी जिससे हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है हमने। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है, हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन, हम श्रेष्ठ प्रावधानों की बात करेंगे सभी की। संसदीय शासन व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधि का शासन, इत्यादि। ठीक है ना। उसके बाद हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, देखो, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका इत्यादि हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जापान के शासन, जापान के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद हम कनाडा के संविधान की बात करेंगे। तो अवशिष्ट शक्तियाँ, ये तो संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र द्वारा कानून निर्मित करना, ये हमने प्रावधान लिया है कनाडा के संविधान से। हम आयरलैंड के संविधान की बात करेंगे। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन इत्यादि। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी से संविधान से लिया आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम बात कर मेन बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हमने समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान
संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया हमने। सोवियत संघ के संविधान से हमने लिए एक तो मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इतने सारे प्रावधान जो मैंने आपको भी बताए, इन सारे ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, जितने भी हमने प्रावधान किए गए हैं, ये प्रावधान श्रेष्ठ प्रावधान है और इनको ज्यों का त्यों हमने नहीं अपनाया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप इनको अपनाया गया है। इस प्रकार ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।